सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए ऐलान कर सकते हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी सीधे किसानों को मिल सकती है उनके खाते में डीबीटी के जरिए, जैसे एलपीजी की सब्सिडी अभी दी जाती है। सर्विस टैक्स बढ़ाने के साथ साथ इसका दायरा भी बढ़ सकता है। पीएसयू बैंकों में सरकारी हिस्सा 51% के नीचे लाने की भी घोषणा संभव है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सुदृढ़ किया गया है और इसे मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। में मदद करने के लिए मैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनः पूंजीकरण के लिए 2016-17 के बजट अनुमान में 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता है। बैंक के रूपांतरण की प्रक्रिया पहले शुरू हो चुकी है। सरकार इस कार्य को आगे बढ़ाएगी। अपनी शेयरधारिता को 50% तक कम करने के लिए विकल्प पर विचार करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिक्की से हमारी खास पेशकश बजट विश्लेषण पे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काफ़ी नए प्रावधान अनाउंस किए हैं और इस पर अलग अलग क्षेत्रों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो बैठे हैं पैनलिस्ट, दे आर द वेरी सीनियर लीडर्स ऑफ फिक्की। ऑन माय लेफ्ट इज मिस्टर नियोटा, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, एंड टू फॉर्मर प्रेसिडेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट विद अस, नैनालाल किदवई एंड सिद्धार्थ बिल्ला, एंड विद मी आर आल्सो राजीव तलवार फ्रॉम डीएलएफ एंड परेश रजदेव फ्रॉम सुविधा इन्फोसर्व विच इज इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। बट लेट मी कम टू द प्रेसिडेंट फर्स्ट। मिस्टर नियोटा, आपको क्या लगता है कि इस बजट में नौकरियों पर बहुत जोर है, ग्रामीण क्षेत्र पर बहुत जोर है, कारोबारी जगत में इन दोनों फोकस एरिया से कुछ फायदा होगा क्या? हाँ ज़रूर, क्योंकि हमारे देश में यदि हम लोग ग्रोथ को कायम रख पाएंगे और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हर तरीके से बिजनेस पर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। रूरल इकोनॉमी हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है, क्योंकि 60% लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं और चूंकि वहाँ पर डिस्ट्रेस रहा है, 2 मॉनसून्स फेल हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि कोई भी सरकार उस पर नज़र काफ़ी गौर से देना उचित समझेगी। और इस बजट में हम लोग वित्त मंत्री के घोषणाओं में देखे कि काफ़ी ज़ोरों से उन्होंने रूरल इकोनॉमी को एड्रेस किया है। इसमें क्या आपको कारोबारियों के लिए भी फायदा लगता है? इज देयर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट सेक्टर? वेल, business opportunity in terms of drip irrigation, in terms of improvement in use of technology in the rural economy. I think there's a whole case for improvement in rural markets. I believe some 300 markets, urban scheme, etc. have been planned. So there is an opportunity. But more importantly, if the rural economy does well, they are going to improve consumptive expenditure. They are going to therefore consume products which are produced a lot by industry, and therefore ultimately it will help in growth of industry. So it's सब interlinked है. हो सकता है एक विलंब हो सकता है, बिकॉज रूरल इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका जो इम्पैक्ट है इंडस्ट्री के ऊपर आते आते कुछ हो सकता है, कुछ महीने लगे या साल लगे, बट दे आर ऑल इंटरलिंक्ड एंड आई थिंक इट इज जस्ट एज वेल, बिकॉज हमारे देश में यदि वी कांट हैव पीस एंड एक्विटी तो सस्टेनेबल भी नहीं है डेवलपमेंट। तो इसलिए रूरल इकोनॉमी में हम लोग देख रहे हैं देश में एक थोड़ा अशांति का माहौल भी पैदा हो रहा है इस चक्कर में, तो वो सब तो कंट्रोल करना ज़रूरी है ना। बैंकिंग क्षेत्र में बहुत चिंता के कारण बने हुए हैं। कारोबारी पैसा मांग रहे हैं लेकिन बैंक का पैसा जो है लेने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास अपना पैसा लगाने के लिए नहीं है। बैंकों के बारे में काफ़ी सुधार की बात की गई है, सरकारी बैंक खासकर। आपको क्या लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा पहुंचेगा, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हो पाएगा, या ये काफ़ी सुधार है या और की ज़रूरत है? आप देखें तो ये मानो जर्नी अभी तो ही शुरू हुई है कि एक तो है जो बजट की तरफ से कैपिटलाइजेशन बैंक्स की तरफ जा रहा है, और जो 25,000 करोड़ अनाउंस किए हैं वो एक आप ऐसे ही देखें तो ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि एस्टिमेट्स जो बाज़ल 3 रिक्वायरमेंट्स को पहुंचने तक 1.8 लाख करोड़ की ज़रूरत है, तो 25,000 करोड़ तो बस बहुत ही कम है। पर ये जर्नी है
8 लाख करोड़ तक पहुंचने, क्योंकि 70,000 करोड़ पिछले साल अनाउंस किए थे, 25,000 करोड़ अभी अनाउंस हुए हैं। और वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि वो सॉलिडली बिहाइंड द बैंक्स हैं कि और जो पैसे ज़रूरत होंगे तो वो दे पाएंगे। अब जो फिस्क हमारी 3.5% पर है, पैसे कहाँ से निकलेंगे वो अलग बात है, पर ये अभी देखें तो शायद कमी दिख रहा है। दूसरी तरफ ये है कि जो बैंक्स कर रहे हैं, बैंक्रप्सी लॉ की ज़रूरत है, रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, मेंशन है बजट में। बैंक्रप्सी कोड के बारे में तो बात की वो है। तो, और ये गवर्नमेंट ने बहुत की भी है, कोशिश भी की है इसको स्मूथ पैसेज राज्यसभा में देखने की, पर वो हुई नहीं है। पर मेंशन सरफेसी एक्ट के बारे में किए, तो जहाँ तक वो कर रहे हैं कर सकते हैं, आपको पर लगता कर रहे है हैं। कुछ बात ये चल रही है कि जो सरकारी बैंक हैं जो घाटे में हैं उनको जोड़ दिया जाए और उनका जो घाटा है अलग निकाल के एक अलग स्ट्रक्चर में रखा जाए, इस तरह की बातों से फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन से कैपिटल और एफिशिएंट वाली यूज हो सकती है, पर ये आसान बात नहीं है और ना तो एक साल में होने वाली है, तो हमें उस फायदा ये साल में शायद नहीं पहुंचेगी। पर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट तो ये है कि ये जो बैंकिंग ब्यूरो फॉर्म हुई है विनोद राय के लीडरशिप के, जिनकी एक्सपीरियंस भी है इसमें, वो बैंकिंग सेक्रेटरी थे, शायद कुछ डायरेक्शन उनका तो ज़्यादा गवर्नेंस पर होगा, पर कुछ इस तरफ भी डायरेक्शन आ सकती है कि कंसोलिडेशन कैसे करें, और इसी के लिए कि इफ़िशेंसी बढ़ जाए और कैपिटल इफ़िशेंसी इन बैंक्स की बढ़ सकती है। पर ये एक साल में तो कुछ बिल्कुल ठीक नहीं होने वाली है, पर डायरेक्शन ज़रूर सेट गई है करेक्ट डायरेक्शन में। पर आप दूसरी तरफ देखें, जो रोड्स की तरफ जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, और वित्त मंत्री ने शायद ये भी कहा था कि 85% रोड प्रोजेक्ट्स जो स्टॉल थे अब रेक्टिफाई हो गए हैं, तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि जो प्रोजेक्ट्स ऐसे स्टॉल हैं गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था में थोड़ी मांग आएगी। बिल्कुल जी। सिद्धार्थ बिरला, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, काफ़ी कुछ हमने बैंक्रप्सी कोड के बारे में भी बात की, लेकिन मेक इन इंडिया की जो बात हो रही है काफ़ी कुछ हफ्तों से, इस बार वित्त मंत्री ने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, ग्रामीण क्षेत्र पर जोर है। लेकिन दो बड़ी जो चीज़ें हैं जो न्यूटन साहब ने भी पहले हमको बताई हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इस बजट से उस सफ़र में कुछ नए कदम उठाए गए हैं क्या? देखिए, मेक इन इंडिया तो अभी पूरा हेवीली मार्केटेड प्रोग्राम था कुछ ही दिनों पहले, तो वो तो एक आवाज़ करने के लिए था कि भाई आकर के इन्वेस्ट करिए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए। इस बजट में फ्लैग करे गए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज अ नेसेसरी नीड, कॉर्पोरेट लॉज को ठीक करने की बात करी गई है, और उसमें भी एक टाइमलाइन दिया गया है कि मैं पार्लियामेंट में लेके आ रहा हूँ। तो उसके अलावा एज सच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर तो इतना कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं था, बिकॉज मेरे ख्याल में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो आपकी हमेशा, देखिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का एक काफी बड़ा हाथ है इन टर्म्स ऑफ द टोटल कॉस्ट, क्योंकि बाकी बजट क्या एड्रेस करेगी, क्योंकि अगर या तो पावर एनर्जी कॉस्ट है, या आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है, या आपकी मैन पावर कॉस्ट है, इन एरियाज को तो बजट एड्रेस कर नहीं सकती। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, खास करके जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर और रेलवे ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो स्ट्रेस दिया जा रहा है, उसका डेफिनेटली डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो इसको फ्लैग रखा गया है, इट हैज बीन फ्लैग्ड इन द एजेंडा। बट कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी मेरी कुछ और सीईओ से जो बात हो रही है कि काफी सारे ऐसे उद्योगपति हैं जिनकी फैक्ट्रीज पूरे 100% कैपेसिटी में नहीं चल रही हैं, और उसका कारण है कि अगर वो नई फैक्ट्री भी लगाना चाहें, पैसा मिल भी जाए लेकिन मांग नहीं है, तो क्यों करेंगे? तो ग्राहक की मांग, कंज्यूमर डिमांड बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है आज? देखिए, आज जो सबसे जरूरी स्टेप था दैट वाज टू डिमांड रिवाइवल के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चरल सेक्टर की अर्निंग कैपेसिटी या स्पेंडिंग कैपेसिटी वहां पर रखी जाए और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंड होगा वो इट विल ट्रांसलेट इनटू डायरेक्ट वेजेस एट द लोकल लेवल, क्योंकि अगर पूरे इंडिया में रोड्स बनेंगे तो लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट होगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने एकदम ठीक कहा कि
आज करीब 2012 की लेवल्स पे इंडस्ट्री चल रही है, विच इज अबाउट 70 to 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो अगर 8% भी ग्रोथ होता है तो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आने के लिए 2.5-3 साल बाकी है। तो रियली स्पीकिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट तभी जाकर के वापस बढ़ेगा जब डिमांड रिवाइवल होगा, और डिमांड रिवाइवल के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चरल सेक्टर में स्पेंडिंग करना और अर्निंग बढ़ाना, ये दो बहुत एसेंशियल कंपोनेंट्स थे। तो आई थिंक व्हाट वी आर सीइंग इज अ फोररनर टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन 2 years टाइम। हाउसिंग के क्षेत्र में आप डीएलएफ से हैं, काफी समय से आपकी जो मांगे हैं सुनी नहीं जा रही हैं। आज आपको लगता है कि वित्त मंत्री आपकी कुछ बातें सुन पाए? जी हाँ, मुझे लगता है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं 4 या 5 प्रावधानों पे। सबसे पहला तो ये कि जो उन्होंने कहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, छोटे जो मकान हैं 30 स्क्वायर मीटर वर्ग के और 60 स्क्वायर मीटर वर्ग के, उनके ऊपर 100% एग्जेम्पशन दिया जाएगा प्रॉफिट्स में। हमारी इंडस्ट्री की बहुत देर से मांग थी कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए, और उसका मायने यही था कि जितने प्रॉफिट्स हों उनको आप रीप्लाव करने के लिए टैक्स एग्जेम्प्ट करें। वो हो गया है। ये भी कहा गया है कि उस पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे ये हासिल होता है कि जो आपके छोटे वर्ग के मकान हैं, बेशक आप बोलें कि जितने ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स हैं वो ज्यादातर नहीं बनाते हैं ये, पर सच्चाई तो यह है कि 90% डिमांड जो है वो इसी सेगमेंट में है। और हम लोग बेशक बड़े मकान बनाएं या जैसे भी मकान बनाएं, आपको कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ऐसे छोटे मकान जरूर बनाने पड़ते हैं। अब उनको शहरों के बीचों बीच ना बनाएं, उनको बाहरी क्षेत्र में बना लें, तो उससे जरूर बढ़त मिलेगी डीडीटी का, जो अभी तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो अभी तक समझ आया है कि रीट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए ये एग्जेम्प्ट किया जाएगा। यही मांग थी जो विदेशी निवेशक हैं उनको रिटर्न्स बेटर करने की, यही एक मांग थी, जहां की हमारे जैसे लोग जो हैं जिनके पास कंप्लीटेड और लीज्ड एसेट्स हैं वो डेट भी कैरी करते हैं, जो इंडियन कंपनीज हैं, तो उनको शायद इतना फायदा इससे ना पहुंचे, बट रीट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को जरूर बढ़ावा मिलेगा। आखिरकार जो आप कह रहे हैं कि एक मरहूम निदा फाजली साहब का शेर है, उसको मैं तोड़ मोड़ के पेश करना चाहूंगा कि सभी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कईयों को जमीन जैसे हमें सस्ती नहीं मिलती, कईयों को आसमान नहीं मिलता। सस्ती जमीन के चक्कर में लोग बहुत फंसे भी हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन जी, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ऐसी बात है जो आप चाहते थे कि जेटली साहब उस पर जोर दें और उसको क्लैरिफाई करें, लेकिन फिलहाल नहीं हो पाया है? क्योंकि पूरी ग्रामीण क्षेत्र की तो बात है, लेकिन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर डिमांड, कुछ प्रोसेसेस उन्होंने रिजॉल्व किए हैं कि जैसे स्कीम अनाउंस की है और कहा है कि हर स्कीम के साथ एक सनसेट क्लॉज होगा और उसके आउटकम पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो कुछ तो प्रोसेसेस को सुधारने की कोशिश की गई है, लेकिन इससे सरकार के साथ काम करने में क्या आसानी बेहतर होगी? देखिए, जो भी कोई एक वित्त मंत्री एक बजट में हर मांग को न पूरी कर सकता है, न हर वर्ग के लोगों की चाहत पूरी कर सकता है। तो वो हम लोग के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ चीजें रह ही जाती हैं। और मैं नहीं समझता कि जब हम लोग बड़े रूप से मैक्रो हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं तो वो सब छोटी छोटी चीजें जो इधर उधर रह गई हैं उस पर हम लोग को आज नजर देना चाहिए। हम लोग खुश इस बात से हैं कि एक दिशा है बजट में, एक पॉजिटिव दिशा है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, रिफॉर्म ओरिएंटेड है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ओरिएंटेड है। लेकिन इस बार आपको नया क्या लगा? देखिए, नया तो अच्छी बात यह है कि नयापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जब एक सरकार नहीं आई तो शायद हो सकता है एक नया दिशा, जैसे मोदी जी ने जब सबसे पहले घोषणा किया, एक विजन दिखाया, लेकिन हर साल यदि हम लोग उसमें नयापन ढूंढेंगे तो कंसिस्टेंसी और उसको हम लोग अचीव कैसे करेंगे? क्योंकि कोई भी एक साल में कोई भी चीज अचीव करना नामुमकिन है। तो बट एक चीज जो मुझे अच्छा लगा कि जो दिशा सरकार ने सेट किया था उस दिशा में ये लोग आगे बढ़े हैं, पीछे नहीं गए हैं। उसमें एक श्योरिटी नजर आ रही है, जैसे कि ब्लैक मनी को टैकल करना है तो वो करना है, उसमें ये नहीं कि इट्स नॉट टच एंड गो।
रिफॉर्म्स को आगे ले जाना है तो ले जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जोर डालना है तो डालना है। तो हर चीज में एक एक स्टेप, जो भी एक फिस्कल हेडरूम के अंदर जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें हर चीज में एक एक स्टेप आगे बढ़े हैं। वी हैव ओनली अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट, बट मैं नैना और सिद्धार्थ आप सबके पास एक छोटी कमेंट के लिए आऊँगा कि इन दिस बजट डायरेक्शन इज देयर, और अच्छी बात जैसे न्यूटन साहब ने बोली कि जो पहले कहा गया था उसी को आगे बढ़ाया गया है। ये नहीं कि आप नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दो, पुराने वाले प्रोजेक्ट्स भूल जाएं। आगे अब इस सरकार के टर्म में भी नैना, आपको क्या लगता है कौन सी बातों पर विशेषकर जोर देना चाहिए? सब चीज़ नहीं कर सकते, अगर एक या दो प्रायोरिटी आप सेट करना चाहें सरकार के लिए, वित्त मंत्री के लिए, तो वो क्या होनी चाहिए? प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बजट के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि जो करना है वो पूरी इकोनॉमी की तरफ भी ध्यान देना है। पर जो इस बजट के विषय पर जो हम रहे, तो ज़रूर ये फिस्कल डिफिसिट काफ़ी ज़रूरी है अध्ययन करने के लिए। 3.5 अब जो इन्होंने कहा है कि वो वहाँ हम रहेंगे, हम वैसे और काफ़ी लोग हैं जो सोच रहे थे कि शायद 3.5 तक नहीं रख सकेंगे। और अब भी जो एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स है बहुत ही बड़े हैं। ये रेवेन्यूज कहाँ से आ रहे हैं, अभी हमें नंबर्स भी देखने हैं, पर क्वालिटी ऑफ फिस्कल डिफिसिट अभी हमें फिर एनालाइज करना है। लेकिन जो टारगेट रखा गया है, एक बड़ा इस पे डिबेट हुआ था कि इसको छोड़कर सरकार को खर्चा बढ़ाना चाहिए जिससे आर्थिक व्यवस्था को थोड़ा बढ़ावा मिले, लेकिन दूसरा ये था कि नहीं, आप इस घाटे को कम रखिए जिससे व्यवस्था बेहतर होगी। पर उन्होंने तो दोनों ही कर लिया। ये तो जादू का पुड़िया ही निकल आया कि तो वही हमें समझना है कि ये कैसे हुआ है कि 3.5 भी है और एक्सपेंडिचर भी है, और इनमें काफी नंबर्स हैं। एक तो ये सरप्राइज तो जरूर था, ये ब्लैक मनी के बारे में जो उन्होंने अनाउंस किया है, और ये इस एमनेस्टी स्कीम, जो ये पैसे आ गए तो ये तो बोनांजा होगा। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में उन्होंने कोई नंबर मेंशन नहीं किया है, शायद होगा एनेक्शन में, वो हमें देखना है। सेल बोला, लेकिन स्ट्रेटेजिक सेल उन्होंने बोला कि आप जो सरकारी कंपनियां हैं उनके कुछ हिस्से को आप बेच सकें, तो लेकिन कंपनी अपने आप में नहीं बेच सकेंगी। बिल्कुल, और वो आएंगे तो गवर्नमेंट की तरफ सिर्फ डिविडेंड्स के फॉर्म में, और लैंड सेल करना इतनी आसान बात भी नहीं है कि ये नहीं कि एक साल में हो जाए। तो ये इनके मानो जेब में ये एक दो चीज है जो नंबर्स अभी पता नहीं है, और हो सकता है कि ये 3.5% की तरफ जरूर ये बोनस भी दे सकते हैं। तो पर जहाँ तक ये 3.5 तक रहे हैं हम, और ये FRBM की जो अनाउंसमेंट्स हुई है वो ट्रैक पर रहे, और हम ये कर सकते हैं जब डिमांड को भी बढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तब ये तो बहुत ही अच्छा होगा। पर ये साल काफ़ी बड़ा चैलेंज हमें दिख रहा है, और दूसरी तरफ जो बैंक की जो 25,000 करोड़ से ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो कहाँ से आए? ये बड़ा सवाल है सिद्धार्थ जी, आपको क्या लगता है पैसा अब कहाँ से आएगा? देसी निवेश, विदेशी निवेश, टैक्स से, या सरकार जो अपनी डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रही है वहाँ से? टफ क्वेश्चन है। जैसा मैंने जैसा मैंने बताया था, वो तिलों में से ही तेल निकलेगा। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेंगे। अगर जीएसटी आ गई तो उससे भी एक अनुमान है, और जीएसटी के बारे में आज कुछ कहा नहीं गया, परंतु also, टैक्स बेस बढ़ाने की कोई बात नहीं की। टैक्स बेस बढ़ाने की बात नहीं करी, पर आज जैसे देखिए हर एक साल देखा जाता है कि टैक्स की लिमिट्स को रेस किया जाता है। इस बार उन्होंने उसको छुआ नहीं है, तो एक रकम से इमीडिएट रिलीफ नहीं मिली किसी को। पर अगर रियलिटी में देखें तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उसी ट्रैप में आकर के बेस बढ़ेगा। सेकेंडली, उन्होंने ये बात भी नहीं कही, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एग्रेसिवली जाकर के, जो 1 महीने 2 महीने पहले रिपोर्ट्स आ रही थी, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को काफी बढ़ाया है। एक इकोनॉमिक सर्वे में बात करी गई थी, वेदर ऑल इनकम्स अबव अ सर्टेन लेवल इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, मतलब कि टेक्निकली मीनिंग की एग्रीकल्चरल इनकम पे किसी फॉर्म की टैक्स आए, वो नहीं आई है। पर मेरे ख्याल में टैक्स नेट बढ़ेगा
डायरेक्ट टैक्स नेट भी बढ़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स नेट भी बढ़ेगा, और मेरे ख्याल में इन्होंने कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ माइंड में है कि जीएसटी की रेवेन्यूज भी इस साल में आनी चालू हो सकती हैं। सो हम उसकी उम्मीद कर सकते उसकी हैं। उम्मीद कर सकते हैं। आपको लगता है ग्राहकों की मांग नए घरों के लिए बढ़ेगी? ग्राहकों की वापसी बढ़ेगी, मुझे ये लगता है। और छोटी मोटी कई त्रुटियां हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की, अगर वो हट जाएं, अनसोल्ड इन्वेंट्री, रजिस्ट्रेशन सिर्फ उस पे सर्कल रेट्स पे, ऐसी छोटी छोटी तकलीफें हैं जो लोगों को होती हैं। जस्टिस ईश्वर कमेटी ने ये कहा है कि आपको जो 1% टीडीएस देना पड़ता है हर इंस्टॉलमेंट पे, हाँ, उसको आप हर बारी इलेक्ट्रॉनिक से क्यों करें, उसको आप बिल्डर से ले लें एक बारी इस वित्तीय वर्ष में, तो ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि लोग आसानी से अपने बिल्डर को दे पाएंगे पैसा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आने वाले वर्षों में जरूर खत्म होंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे खास पेशकश बजट विश्लेषण की, लेकिन बाकी खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।